वर्ल्ड वॉर टू इंसानी हिस्ट्री का अब तक का सबसे ज्यादा तबाहकुन और इंसानी जानों के सबसे ज्यादा नुकसान के तौर पर जाना जाता है। ये एक डेडली जंग था जिसमें पूरी दुनिया से लाखों जंगजुओं ने हिस्सा लिया और करोड़ों मासूम लोग मारे गए। एक अंदाजे के मुताबिक वर्ल्ड वॉर टू में 3.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ लोग मारे गए और 3 लाख जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया था, और इस वक्त दुनिया में कमर्शियल और मिलिट्री जहाज मिला के टोटल तादाद 40,000 है। आइए हम आपको वर्ल्ड वॉर टू के रीजन ऑफ स्टार्ट और अहम वाक़यात के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पर जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई और इन्हें जंग का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। उन पर भारी पाबंदियां आयद की गईं, साथ साथ ऑस्ट्रो हंगरी और उस्मानी सल्तनत का भी खात्मा कर दिया गया। जर्मनी को वो कर्ज भी अदा करना पड़े जो उसने कभी लिया भी नहीं था। जर्मनी के कुछ अपने और उसके फतह किए गए इलाकों पर भी कब्जा किया गया और पोलैंड को दुनिया के नक्शे पर दोबारा से बना दिया गया। जर्मन कौम उन पाबंदियों और कब्जों को अपनी तजलील के तौर पर समझ रही थी। जर्मन इकनॉमी ज़रूरत से ज़्यादा कर्जों और इन्फ्लेशन की वजह से नेशनल बैंक ज़्यादा नोट छापने लगा, जिससे जर्मनी करेंसी हद से ज़्यादा डिवैल्यू हो गई। 1914 और नवंबर 1923 के दरमियान जर्मन करेंसी मार्क की कदर में 1000 बिलियन इजाफा हुआ। अगले साल इन्फ्लेशन को रोकने और इकनॉमी को मुस्तहकम करने और बहाल करने के लिए रेडिकल इक़दामात किए गए, लेकिन 1929 में न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गया, जो 20वीं सदी का सबसे बदतरीन बहरान का सबब बना और उसके असरात पूरी दुनिया के इकनॉमी पर महसूस किए गए। इससे जर्मनी भी महफूज न रहा और बेरोजगारी खतरनाक हद तक बढ़ गई। 1933 में जर्मनी में नेशनलिज्म अपने उरूज पर पहुंच गया, जिससे एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी के लिए इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता साफ हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पर सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद नई आने वाली हुकूमत ने मुल्क को दोबारा मुनज़्ज़म किया और फौज को भी मुत्तहिद करके मुनज़्ज़म करने लगा। नाजी पार्टी ने हुकूमत में आते ही एक जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाया। इस ख्वाब के साथ के खित्ते में जर्मन बोलने वाले तमाम लोगों को मुत्तहिद किया जा सके। इटली अपने फतह के बावजूद कम मिक़दार में इलाके फतह करने पर मायूस था। इटली पर 1922 से फाशिस्ट डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी हुकूमत कर रहा था। इटली ने एथियोपिया कब्जा करके कॉलोनियल पॉलिसी शुरू किया और साथ ही अल्बानिया पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी। स्पेन में रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ 3 साला सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसकी हिमायत यूएसएसआर और इंटरनेशनल ब्रिगेड्स और कौम परस्त फ्रांसिस्को उसकी क़यादत कर रहा था। फ्रैंको को इटली और जर्मनी की हिमायत हासिल था। इस मुहाज से दोनों ममालिक को अपने आर्मीज टेस्ट करने और डिप्लोमेटिकली करीब आने का मौका भी मिल गया। एशिया में जापान अपनी सरहदें बढ़ाने की पॉलिसी पर तेजी से काम कर रहा था और उसने चीन में खाना जंगी का फायदा उठाते हुए चीन के नए इलाकों पर हमला करके कब्जा कर लिया। जापानी आर्मी ने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल किए और मासूम लोगों का कत्ल आम शुरू कर दिया। जर्मनी अब नई हुकूमत के मातहत इतना पावरफुल हो गया था कि अब वो अपनी सरहदें मजीद फैलाए, और उसकी शुरुआत उसने मकामी नाजी पार्टी की मदद से ऑस्ट्रिया पर कब्जा करके किया और साथ ही चेकोस्लोवाकिया पर भी हमला कर दिया। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी का एक सैटेलाइट स्टेट बन गया। हंगरी ने नई हुकूमत के जंगी जुनून के खौफ से जर्मनी से अपने सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने शुरू कर दिए। लिथुआनिया के कुछ हिस्से पर कब्जा करने के बाद जर्मनी ने यूएसएसआर के साथ अमन का मुआहदा कर लिया और यूरोप को बनाने के मंसूबे पर दस्तखत किए, और साथ ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके जंग का ऐलान कर दिया। इसके साथ ये फ्रांस और बरतानिया भी जंग में कूद पड़े और वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया। अगरचे जर्मन फोर्सेस की पूरी तवज्जो ईस्ट पर थी, लेकिन अलाइड फोर्सेस ने वेस्ट की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं किया। बजाय इसके कि फ्रांस और बरतानिया नॉर्वे से जर्मन मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए आने वाले लोहे की सप्लाई बंद करते, जर्मनी ने पहले हमला करके डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। चंद दिनों के अंदर ही जर्मनी ने लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। हिटलर के अपने नए फौजी स्ट्रेटेजी को ब्लिट्जक्रीग का नाम दिया, जिसकी तेजी और हमले की शिद्दत अपोजिशन मुल्क के डिफेंस को हैरान करके रख देता था। जर्मनी की इस फौजी ताकत के सामने बरतानवी फौजें बेबस होकर पीछे हटने लगी और जर्मन फौजें पेरिस पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ी।
फ्रांसिस्को फौज को शिकस्त हुई और जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। जर्मनी ने फ्रांस के नॉर्थ और वेस्ट पर कब्जा कर लिया, बाकी इलाके और कॉलोनीज नई हुकूमत के हवाले छोड़ दिया। जर्मनी को वहां अपनी आर्मी भेजे बगैर इनडायरेक्ट कंट्रोल हासिल था। ताहम फ्रांस के कुछ इलाके और बेल्जियन कांगो ने अलाइड फोर्सेस का साथ देने का फैसला किया। लंदन में जलावतनी की जिंदगी गुजारने वाले जनरल चार्ल्स डी गाल ने आज़ाद फ्रांस के लिए नाजी जर्मनी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखा और ब्रेज़िल को अपने कैपिटल के तौर पर मुंतखब किया। जर्मनी के साथ मुआहदे के मुताबिक सोवियत यूनियन ने बाल्टिक स्टेट पर कब्जा किया और साथ ही रोमानिया का कुछ हिस्सा भी हासिल कर लिया। जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर एक एक्सिस पावर यूनियन तश्कील दिया। उधर आयरलैंड के अलावा बरतानिया की तमाम कॉलोनीज और जहां जहां इसका असर व रसूख था सब जंग में कूद पड़े। अफ्रीका में इटालियन कॉलोनीज और अलाइड फोर्सेस के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई। यूरोप में बरतानवी शहरों पर भारी बमबारी के बावजूद जर्मनी बरतानिया पर अपना कब्जा हासिल करने में कामयाबी हासिल न कर सका। फिर हिटलर ने अपना प्लान तब्दील किया और इस बार उसने यूएसएसआर पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया, लेकिन इसे इटली की वजह से अपना ये मंसूबा ताख़ीर करना पड़ा, जो यूनान पर अलाइड फोर्सेस की वजह से कब्जा नहीं कर पा रहा था और उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया का एक्सिस फौज के साथ इल्हाक के बाद जर्मन फोर्सेस ने यूगोस्लाविया और यूनान पर हमला करने के लिए साउथ की तरफ रुख किया। यूरोप में हर तरफ मुजाहरे और मुज़ाहमत शुरू हो गए। बहुत से जासूस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मुज़ाहमती अखबार और बैनर्स शाया होने लगे। ईस्टर्न यूरोप में गोरिल्ला फोर्सेस ने एक्सिस फौज का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। यूगोस्लाविया और यूनान में मुज़ाहमती कम्युनिस्ट और रॉयलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए। खुद जर्मनी भी उन कार्रवाइयों से महफूज नहीं रहा और जर्मनी के अंदर भी एंटी नाजी रेजिस्टेंस शुरू हो गए, जिसमें बाज़ दफ़ा खुद हिटलर भी बाल बाल बच निकला था। 22 जून को एक्सिस फोर्स ने यूएसएसआर पर चढ़ाई शुरू कर दी। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। जर्मन दस्ते बहुत बड़ी तादाद में सोवियत की तरफ बढ़ने लगे, जो कि अलाइज के हक में बेहतर साबित हुआ। सोवियत यूनियन की सपोर्ट के लिए अलाइज ने ईरान पर कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें कॉकसस के जरिए एक नया सप्लाई रूट मिल गया। जर्मन आर्मीज बड़ी तेजी से लेनिनग्रेड पहुंच गए और शहर का घेराव कर दिया, जो कि 872 दिन तक जारी रहा और इसमें 10 लाख से ज्यादा मासूम शहरी मारे गए। मजीद साउथ में जर्मन फोर्सेस कर मॉस्को के करीब रोक दिया गया, जहां उन्हें सख्त और जानलेवा सर्दी का सामना करना पड़ रहा था। इधर जापान ने फ्रेंच इंडोचाइना पर कब्जा कर लिया। जापान को मजीद फैलने से रोकने के लिए अमेरिका ने इस पर तेल और स्टील की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दिया। जवाब में जापान ने सख्त रिस्पांस देते हुए अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक से जबरदस्त हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और शदीद था कि जापान ने अमेरिका के नेवल फ्लीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह कर दिया। इससे अमेरिका भी अलाइड से जंग में कूद पड़ा। शुरू में अमेरिका ने अपना फोकस पैसिफिक की तरफ रखा और साथ ही इसने यूएसएसआर को एक्सिस फोर्स को रेजिस्टिंग करने के लिए सप्लाई भी जारी रखा। जापान अपनी सरहदें बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल करते हुए पैसिफिक पे नए इलाके फतह कर रहा था। चीन पर अपना जुल्म जारी रखते हुए जापान ने 1 करोड़ आम चीनी शहरियों को फोर्स्ड लेबर कैंप्स में भेज दिया। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में भी लाखों कैदियों का यही हाल था। बर्मा और थाईलैंड में अलाइड कैदियों से रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन का काम लिया जा रहा था। मजीद ये कि लाखों औरतों को जापानी फौज के लिए जबरदस्ती जिस्म फिरोशी के लिए रखा गया था। यूरोप में कत्ल आम के लिए हिरासती कैंप बनाए गए, जिसमें यहूदी, रेजिस्टेंस जंगजू, सियासी मुखालिफिन, खाना बदोश, हम जिन्स परस्त और माजूर अफराद शामिल थे। अटलांटिक से हमले के खौफ से हिटलर ने अटलांटिक वॉल बना डाला और कोस्ट लाइन को बचाने के लिए मिलिट्री पूरा इंस्टॉलेशन बना दिया। लेकिन अलाइज फोर्सेस ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने सबसे पहले मराकश और अल्जीरिया लैंड किया, जिससे इटली के मातहत लीबिया 2 अतराफ से फंस गया। इधर विशी फ्रांस भी हाथ से चला गया तो एक्सिस फोर्सेस ने कॉकसस का रास्ता काटने की कोशिश की, लेकिन पहली बार जर्मन हमले को एक बहुत बड़ा धचका गया। सोवियट्स ने पहल की और जवाबी हमला किया। इधर अफ्रीका पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद अलाइज ने इटली पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी।
जर्मनी के हमले की वजह से इटली की नई हुकूमत ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दिया। यूएसएसआर वेस्ट की तरफ बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करने लगा था कि जर्मनी अपना सारा तवज्जो फ्रंट लाइन पर मरकूज रखे। जून 1944 में अलाइड फोर्स ने नॉर्मंडी में लैंड किया और बहुत तेजी से पेरिस पर कब्जा करके आज़ाद करा लिया। वेस्ट में जैसा कि ईस्ट में भी ममलुक आज़ाद हो रहे थे या अपना इत्तेहाद तब्दील कर रहे थे। अपनी फतह को यकीनी देखते हुए अलाइड ने यूनाइटेड नेशंस के क़याम का ऐलान किया। जिन ममालिक ने जापान और जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था उन्हें इसकी बानी कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। 30 अप्रैल को हिटलर ने सोवियत यूनियन की आमद से पहले ही अपने बंकर में खुदकुशी कर लिया। इसके 8 दिन बाद ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए। अमेरिका और यूएसएसआर भी जापान पर काबू पाने के लिए फोर्सेस में शामिल हो गए। सोवियत यूनियन ने मैनचुरिया के रास्ते फौजी हमला शुरू कर दिया, जबकि 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिरा दिए और 15 अगस्त को जापान ने हथियार डाल दिए और इस तरह वर्ल्ड वॉर II का इख्तिताम हुआ। इस 6 साला जंग में 6 करोड़ लोग मारे गए।